आज हम लोग 10वां चैप्टर मौर्योत्तर काल को पढ़ने वाले हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड। ठीक है ना। ये 10वां चैप्टर है खान सर के हिस्ट्री बुक का 2025 का जो न्यूली अपडेटेड नोट्स है उसका। आइए देखते हैं इसमें मौर्योत्तर काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में क्या क्या दिया गया है। ठीक है ना। मौर्य काल के पतन के बाद मगध छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और कोई भी योग्य शासक नहीं रहा, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत एक अवसर की तरह दिखने लगा। ठीक है ना। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर 4 विदेशी आक्रमणकारी हुए। कौन कौन? चारों को देखते हैं। चारों है ISPK। आई से इंडो ग्रीक यानी हिंदू यवन, एस से शक यानी कि सिथियन, पी से पहलव यानी पार्थियन, और के से कुषाण। इसमें से पहले इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी को देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। पहला है इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी। इनके क्षेत्र हिंद कुश पर्वत के समीप बैक्टीरिया प्रांत था। कौन सा प्रांत था? बैक्टीरिया प्रांत। कहाँ पर है? हिंद कुश पर्वत के समीप। अतः इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। बैक्टीरिया प्रांत होने के कारण इन्हें बैक्टीरियन शासक भी कहते हैं। किसको? हिंदू यूनानी यानी इंडो ग्रीक को। हिंद यूनानी भारत में 2 चरण में आए थे। कौन कौन चरण? 2 चरण। प्रथम चरण को देखते हैं। प्रथम चरण कौन सा था, उसके बाद द्वितीय चरण को देखेंगे। प्रथम चरण, डेमेट्रियस ने लगभग 183 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करते हुए पंजाब एवं सिंध प्रांतों को जीत लिया और अपने जीते गए क्षेत्र की राजधानी साकल यानी सयालकोट को बनाया और डेमेट्रियस वंश की स्थापना की। ठीक है ना। पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था 183 ईस्वी में। ठीक। और अपने जीते हुए क्षेत्र का नाम सियालकोट साकल दिया। ठीक। और इस वंश का नाम डेमेट्रियस वंश पड़ा। डेमेट्रियस ने शुंग राजा पुष्यमित्र शुंग पर आक्रमण किया किंतु पराजित हो गया। ठीक है ना। अगला शासक मीनांडर बना। ठीक है ना। डेमेट्रियस के बाद मीनांडर आया। इसने भी शुंग राजा पुष्यमित्र पर आक्रमण किया परंतु ये भी पराजित हो गया। इसे मीनांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। यह बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला गैर भारतीय यानी विदेशी कौन था? मीनांडर था। ठीक है ना। इसको बौद्ध धर्म किसने अपनवाया? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। ठीक है ना। नागसेन एवं मीनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, कि वार्तालाप की चर्चा यानी बातचीत की चर्चा किस पुस्तक में है? तो मिलिंदो पन्हो पुस्तक में है। मिलिंदो पन्हो पुस्तक। इसे किसने लिखा है? नागसेन ने लिखा है। ठीक ना। इसमें मीनांडर प्रश्न पूछते हैं और नागसेन उसके उत्तर देते हैं उन प्रश्नों के। ठीक है ना। सर्वप्रथम मीनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है ना। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मीनांडर ने। मीनांडर का सर्वाधिक सिक्का गुजरात के भड़ौच नामक स्थान से मिलता है, जो एक बंदरगाह स्थल है। जो भड़ौच है, भड़ौच नामक स्थान क्या है? एक बंदरगाह स्थल है। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। मीनांडर के काल में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है ना। मूर्ति निर्माण का के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास कब हुआ? मीनांडर के समय। हिंद यमन के अंतिम शासक हेलियोक्लीज थे। कौन थे? हेलियोक्लीज। इंडो ग्रीक के अंतिम शासक हेलियोक्लीज। पहले के कौन थे? डेमेट्रियस। उसके बाद मीनांडर आया, उसके बाद हेलियोक्लीज अंतिम थे। ठीक है ना। पहला चरण देख लिए। अब हिंद यमन के द्वितीय चरण को देखते हैं। द्वितीय चरण, इसमें यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। डेमेट्रियस ने डेमेट्रियस वंश की स्थापना की सयालकोटा में। द्वितीय चरण में यूक्रेटाइडिस आए, इन्होंने तक्षशिला में यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। ठीक है ना। आइए इसके बाद देखते हैं। इस वंश के शासक अंतियाल लिखा है। अंटियाल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागभद्र के दरबार में मित्रवत संबंध स्थापित करने के लिए भेजा। ठीक है ना। इस वंश का अगला शासक जो था अंटियाल, उसने अपने राजदूत हेलियोडोटस को, हेलियोडोटस किसका राजदूत था? अंटियाल का। ठीक है ना। इसने भेजा इसको कहाँ पर? शुंग राजा भागव्रत के दरबार में। किस लिए? मित्रवत संबंध यानी कि फ्रेंड बनाने के लिए। ठीक है ना। हेलियोडोटस भागवत धर्म यानी विष्णु भगवान से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना लिया और इस धर्म के सम्मान में विदिशा यानी वर्तमान बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभलेख बनवाया। ठीक है ना। आगे देखते हैं। यह किसी राजदूत का एकमात्र व्यक्तिगत अभिलेख है।
गरुड़ध्वज अभिलेख। यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक हार्मियस था। यूक्रेटाइडिस वंश का अंतिम शासक कौन था? हार्मियस, ठीक है ना। उस वंश का अंतिम शासक हेलियोक्लिस था, इसका हार्मियस है, ठीक। हिंदू यूनानी की विशेषता, इंडो ग्रीक की स्पेशलिस्टी बताया गया है। ये यवन से आकर भारत में बस गए थे, अतः इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। इन्हें हिंदू यूनानी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यवन से आए थे और भारत में ही बस गए थे। आगे देखते हैं। इन्हें काली मिर्च बहुत ही पसंद थी, अतः काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है। भारत में पहली बार चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सोने के सिक्के यूनानियों ने चलाए, जिसे ड्रम कहा जाता था। चित्रयुक्त एवं लेखयुक्त सिक्कों को क्या कहा जाता था? ड्रम। यह खरोष्टी भाषा में लिखा गया है। यूनानियों ने भारत में खगोल, ज्योतिष, गणित तथा समय का गणना प्रारंभ किया, ठीक है ना। क्या क्या प्रारंभ किया? खगोल, ज्योतिष, गणित, समय की गणना का प्रारंभ किया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारतीय नाटक का विकास यूनानियों के द्वारा हुआ है। भारतीय नाटक में पर्दा के लिए यूनानियों के द्वारा यवनिका शब्द का प्रयोग किया गया है। नाटक में जो पर्दा होता है उसके लिए यूनानियों ने कौन सा शब्द दिया? यवनिका शब्द। इंडो ग्रीक के शासन में मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में एक नई शैली गांधार शैली का विकास हुआ, और इसी शैली में निर्मित प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। गांधार शैली में निर्मित पहली मूर्ति किसकी थी? महात्मा बुद्ध की थी। और ये शैली कब किसके शासन में आया था? इंडो ग्रीक यानी हिंदू यवन के शासन में। इसके बाद आते हैं सीथियन वंश या शक वंश, जो कि 90 ईसा पूर्व थे, 90 BC। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक या सीथियन थे। ये बेलन दर्रा पार करके भारत आए थे। कैसे आए थे? बेलन दर्रा पार करके। शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। इन्हें यूची वंश कबीला वालों ने मध्य एशिया से भगा दिया था। शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है ना। शकों के शासन व्यवस्था क्षत्रप शासक व्यवस्था कहलाती थी। शकों ने भारत में उत्तर एवं पश्चिम दिशा में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किस किस दिशा में? उत्तर एवं पश्चिम दिशा में। आगे देखते हैं। शक भारत में आकर 5 जगहों पर बसे। कौन कौन 5 जगह? पहली का गांधार, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान है। दूसरा तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान है। तीसरा मथुरा, जो कि यूपी में है। चौथा उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। पांचवा नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना मेउस ने की। किसने? मेउस। तक्षशिला में शक वंश की स्थापना मेउस के द्वारा की गई थी। मथुरा में शक वंश की स्थापना राजुल द्वारा की गई, ठीक है ना। किसके द्वारा? राजुल द्वारा। उज्जैन में शक वंश की स्थापना चेष्टक या यशोमती के द्वारा किया गया। नासिक में शक वंश की स्थापना भूमक के द्वारा किया गया। मथुरा में शक वंश का शासक राजुल को मालवा के शासक ने 57 BC में पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लिया, ठीक है ना, धारण कर लिया। इस उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत नामक कैलेंडर चलाया, ठीक है ना। भारतीय संविधान का यह मूल कैलेंडर था, किंतु 1957 में शक संवत को अपना लिया गया। कब अपना लिया गया? 1957 में। नासिक का शक शासक नहपान ने सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। क्या हो गया? पराजित हो गया। इसकी जानकारी नासिक के जोगलथम्बी अभिलेख से मिले सिक्कों से मिलती है। इन सिक्कों पर एक तरफ नहपान की आकृति तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी था, ठीक है ना। सबसे प्रतापी शक शासक कौन था? सबसे प्रतापी शक शासक उज्जैन का रुद्रदामन था। कौन था? उज्जैन का रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुल्लुवामी को पराजित कर दिया, ठीक है ना। रुद्रदामन का गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गिरनार पहाड़ी पर जूनागढ़ अभिलेख मिला है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। भारत का पहला अभिलेख है। इस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खर्च पर गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाया था। यह अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार
की जानकारी देता है। रुद्रदामन के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार अपने अधिकारी सुविशाख द्वारा करवाया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया? अपने अधिकारी सुविशाख के द्वारा, ठीक है ना। गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। अंतिम शक शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का सर्वनाश कर दिया और इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और चांदी के सिक्के चलाए। इस सिक्के को रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। आइए आगे देखते हैं। शक शासकों ने 78 ईस्वी में प्रारंभ किए गए कनिष्क के कैलेंडर का इतना अधिक प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहे जाने लगा। ये जो कैलेंडर था वो कनिष्क का कैलेंडर था, लेकिन शक शासकों ने 78 ईस्वी में इसका इतना प्रयोग किया कि इसे शक संवत कहे जाने लगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, कैसे है, देखते हैं। यह सूर्य पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य पर। यह ईसा के जन्म से प्रारंभ होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। आइए देखते हैं विक्रम संवत क्या है। इसे मालवा शासक विक्रमादित्य चतुर्थ ने 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ठीक है ना। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है, अर्थात विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 57 वर्ष जोड़ा जाता है। इसी कारण संविधान लागू की तिथि 1949 को विक्रम संवत में 1949 प्लस 57 जोड़ के 2006 कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है आपका शक संवत। शक संवत इसे कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्य अभिषेक के समय प्रारंभ किया। शक संवत को किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ कनिष्क ने अपने राज्य अभिषेक के समय 78 ईस्वी में। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 ईस्वी बाद आया। कब आया? 78 ईस्वी बाद आया। अतः यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है। 22 मार्च 1957 ईस्वी से राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया। कब? 22 मार्च 1957 को, ठीक है ना। शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? शक संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में 78 वर्ष घटा दिया जाता है, ठीक है ना, कम कर दिया जाता है, क्योंकि ये बाद में आया था। शक वंश, शक संवत एवं विक्रम संवत के बीच टोटल 135 वर्ष का डिफरेंस है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत जो कि मुस्लिम कैलेंडर है, चंद्रमा पर आधारित है, अतः इनका त्यौहार भी हर वर्ष 11 दिन पीछे हो जाता है, ठीक है ना। किंतु 3 साल बाद शक संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना, पीछे होने के चलते एक एक्स्ट्रा मंथ ऐड कर दिया जाता है। अब आगे है पहलव या पार्थियन वंश, ठीक है ना। मौर्योत्तर काल के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा वंश पार्थियन या पहलव थे, ठीक है ना। ये ईरान, फारस या पर्सिया के थे। कहाँ के थे? ईरान, फारस या पर्सिया के थे, जिस कारण इन्हें पर्सियन कहा जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर को बनाया। किसको बनाया? पुरुषपुर या पेशावर को। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस। आगे देखते हैं इस वंश के बारे में। इस वंश का सबसे योग्य शासक गोंदोफर्नीस था, जिनका उल्लेख पाकिस्तान के तख्त ए बही अभिलेख में मिलता है। गोंदोफर्नीस के बारे में तख्त ए बही में मिलता है, ठीक। यह खरोष्टी लिपि में है। इसके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। कौन? सेंट थॉमस। आगे आता है कुषाण वंश। पहला वंश भी हमने खत्म कर दिया। लास्ट वंश है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में भारत में आक्रमण करने वाला अंतिम शासक कुषाण वंश थे, ठीक है ना। आइए जानते हैं कुषाणों के बारे में। कुषाण कौन थे? कहाँ से आए थे? क्या करने आए थे? यह मध्य एशिया, चीन, तुर्किस्तान के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बटा हुआ था। इसी 5 में से एक भाग कुषाण थे, ठीक है ना। कुषाण वंश का क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदारिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कहाँ से लेकर? मध्य एशिया में जहाँ पर रहने वाले थे वहाँ के अनुदारिया नदी से लेकर गंगा के क्षेत्र तक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसस थे। कौन थे? कुजुल कडफिसस। क से कुषाण वंश, क से कुजुल कडफिसस। इन्होंने तांबे का सिक्का चलवाया।
कुजुल कॉडफिशस ने किसका चलवाया? तांबे का, ठीक है ना। यह शैव धर्म को मानते थे, जिसका प्रमाण उनके सिक्कों से मिले हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कजल कॉडफिशस तथा दूसरी तरफ नंदी बैल की आकृति थी, ठीक है ना। अगला शासक वीम कॉडफिशस था, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह शैव धर्म को मानता था। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की। किसने महेश्वर की उपाधि धारण की? वीम कॉडफिशस ने। इनके सिक्के पर एक तरफ खरोष्टी लिपि में इनका नाम लिखा था, दूसरी तरफ शिव पार्वती एवं त्रिशूल की आकृति बनी हुई थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर शक संवत प्रारंभ किया। ठीक। इसने अपनी राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया, जबकि सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला को बनाया। राजनीतिक राजधानी पेशावर, यानी राजनीति पेशावर से करता था, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम तक्षशिला से करता था, ठीक है ना। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा, बाद में सांस्कृतिक राजधानी मथुरा या मंदुसा को बनाया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा यहाँ से दार्शनिक अश्वघोष को अपने साथ लेता गया। इसी अश्वघोष को कनिष्क ने अपने राजकवि का दर्जा दिया। ठीक, आगे है कनिष्क के बारे में देखते हैं। कनिष्क बौद्ध विद्वान पार्श्व के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्मेलन का आयोजन प्रथम सदी में करवाया था। इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की गई थी। अध्यक्ष पद पर वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष पद पर अश्वघोष को बैठाया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा बुद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया है। कौन कौन? हीनायन और महायान। कनिष्क महायान शाखा को मानता था। महायान बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे, ठीक है ना, महायान में। आगे देखते हैं। कनिष्क के प्रयास से ही बुद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार मध्य एशिया और चीन में हुआ। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नामक विद्वान रहते थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अश्वघोष ने। चरक ने चरक संहिता लिखा, ये जो वैद्य डॉक्टर थे चरक। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र में सापेक्ष सिद्धांत की चर्चा की। नागार्जुन ने क्या किया? माध्यमिक सूत्र में सापेक्ष सिद्धांत की चर्चा की। अतः इन्हें भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है ना। नागार्जुन बौद्ध धर्म में शून्यवाद को जानते थे। नागार्जुन क्या करते थे? बौद्ध धर्म में शून्यवाद को जानते थे। ठीक, आइए देखते हैं और थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, ख़त्म ही होने वाला है। वसुमित्र के बारे में थोड़ा सा। वसुमित्र नामक विद्वान ने महाविभाष्य सूत्र की रचना की, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाष्य सूत्र को किसने लिखा? वसुमित्र ने लिखा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासनकाल में जारी किए गए। इन्हें सोना की प्राप्ति पाकिस्तान के हिंदकुश पर्वत के बीच अल्ताई पहाड़ियों से होता है। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए? कनिष्क शासक काल में। ठीक, इन्हें सोना कहाँ से प्राप्त हुआ? हिंदकुश पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हिंदकुश पर्वत के किन पहाड़ियों में? अल्ताई पहाड़ियों में। ठीक, कनिष्क के समय तांबे के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काकड़ी, ठीक है ना। मथुरा से कनिष्क के सिक्कों का एक ढेर मिला है, जिसमें कनिष्क को एक सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है, ठीक है ना। कनिष्क के समय स्थल तथा समुद्र दोनों मार्ग से व्यापार होते थे। कनिष्क के समय उत्तर भारत में बंगाल का ताम्रलिप्त बंदरगाह तथा दक्षिण भारत में महाराष्ट्र का सोपारा एवं कल्याण बंदरगाह प्रमुख थे। आगे देखते हैं थोड़ा सा। अज्ञात की रचना पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम से होता था।
कहाँ से होता था? रोम से। कनिष्क के समय ही पहली बार नाशपाती की खेती प्रारंभ की गई। नाशपाती की खेती कब प्रारंभ की गई? कनिष्क के समय में। इसी के समय अरब नाविक हिप्पालस ने मानसून की खोज की। मानसून की खोज किसने की? अरब नाविक, अरब का नाव चलाने वाला हिप्पालस। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द मौसिम से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ मौसम के अनुरूप पवन की दिशा होता है। कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति निर्माण कला में काफ़ी विकास हुआ। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर के समीप एक विशाल संग्राम विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। 105 ईस्वी में लगभग कनिष्क की मृत्यु हो गई। इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे, जिस कारण इसके छोटे छोटे सामंत अलग होने लगे। आइए देखते हैं इसके बारे में आगे। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वसुदेव की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? वसुदेव की। इसी वंशों के सामंत में आगे चलकर गुप्त वंश उभरते हैं, ठीक है ना। अब आता है सिल्क रूट, रेशम मार्ग। यह चीन के रेशम व्यापार को यूरोप, फारस, मध्य एशिया से जोड़ता था। इस मार्ग का दक्षिणी भाग हिंद महासागर से गुजरता था, जबकि उत्तरी भाग हिंदकुश पर्वत को, कश्मीर तथा हिंदकुश पर्वत को पार करके गुजरता था, ठीक है ना। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। यह मार्ग चीन के क्षेत्राधिकार में आता था। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था, ठीक है ना। रेशम मार्ग आम तौर पर वह स्थलीय मार्ग कहलाता है जिसे चीन के हान राजवंश के महान यात्री यंग छयान ने खोला था, जो हान वंश की राजधानी छागआन से पश्चिम में रोम तक जाता था, ठीक है ना। रेशम मार्ग की होने वाले व्यापार पर कनिष्क ने टैक्स लगा दिया था, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल स्टडी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा था, ठीक है ना।